सबसे पहले इसमें लिखिए, पहला शब्द है संप्रभु संपन्न। लिखिए भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस लेने के लिए, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूपेण, कंप्लीटली ऑटोनॉमस है, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। भारत पर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है। भारत पर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है। कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है। ठीक है, भारत चाहे तो किसी इंटरनेशनल ट्रीटी में साइन कर सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सकता है, क्लियर है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को डेवलप कर सकता है। और भारत चाहे तो इन सब चीज़ों से हटकर केवल अपने इंटरनल एफर्ट पर ही बल दे सकता है। भारत के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करेगा तो वॉर कर सकता है, उसको लगेगा अब युद्ध की स्थिति नहीं है तो युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है। समझ गए? अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, इन सबको मानना भारत के ऊपर कोई दबाव के रूप में नहीं है। भारत को कॉमनवेल्थ का मेंबर बनना है तो भारत बन सकता है, भारत को कॉमनवेल्थ से अलग होना है तो भी हो सकता है। जो डेवलपमेंट एफर्ट होंगे वो भारत खुद कर सकता है। जैसे बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज है, उदाहरण के तौर पे संप्रभु संपन्नता को समझने के लिए हम ये भी समझ सकते हैं, इंडिया ने अपने एटॉमिक डेवलपमेंट जो किए ना, वो इसी का एग्जाम्पल है। एटॉमिक डेवलपमेंट आप समझते हैं, परमाणु विकास जो भी हमारा हुआ है वो इसी का एग्जाम्पल है। जैसे अमेरिका ने हमारे ऊपर खूब दबाव बनाया कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एटॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आप अपने देश में ये काम नहीं कर सकते, और यदि आपने एटॉमिक डेवलपमेंट किया तो हम आपके ऊपर कई तरह के बैरियर क्रिएट करेंगे। रीज़न ये था कि दुनिया में एक शब्द चल रहा था निशस्त्रीकरण। तो निशस्त्रीकरण का मतलब होता है नॉन प्रोलिफरेशन। नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब यह था कि आप शस्त्रों के प्रसार को धीरे धीरे क्या करोगे, खत्म करोगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटीज हुई, दुनिया में संधियां हुई, और ये कहा गया कि कोई भी देश अब परमाणु का विस्तार नहीं करेगा, इस तरह की बातें आई। लेकिन डर ये था कि जिन्होंने विस्तार कर दिया उनका क्या। भाई कई देशों ने तो ऑलरेडी, अमेरिका ने तो जापान पे हमला भी कर दिया था, हिरोशिमा और नागासाकी। अब डर ये था कि जिन देशों के पास एटॉमिक वेपन है वो तो मजबूत है, और जिनके पास एटॉमिक वेपन नहीं है उनके पास दिक्कत है। अब जैसे दुनिया में जो देश अपने आप को P5 कहते हैं, ये UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, जैसे अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी और UK। इसके अलावा कई ऐसे देश है, जापान जैसे, बहुत मजबूत देश है ये। अब इन देशों के पास, स्पेशली P5 के पास एटॉमिक वेपन्स है, और इन्होंने कई एटॉमिक डेवलपमेंट कर चुके हैं। अब इनके पास 4-4, 5-5 हज़ार परमाणु बम है। अब ये कह रहे हैं कि अब कोई दुनिया का देश परमाणु विस्तार नहीं करेगा। तो ये कोई बात हुई कि भाई अब तो आपने तो डेवलपमेंट कर लिया और दूसरे देशों को कह रहे हो कि परमाणु विस्तार नहीं करोगे। तो इन्होंने एक संधि क्रिएट की जिसका नाम था NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसको बोलते हैं परमाणु अप्रसार संधि। ये संधि आई थी 1968 में। भारत ने मना कर दिया कि हम इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। क्लियर है? तो भारत ने सिग्नेचर नहीं किया। अब सिग्नेचर नहीं किया तो भारत पर इस संधि पर हस्ताक्षर न करने का एक दबाव बनाया गया कि अब भारत कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। हालांकि इससे पहले एक संधि आई थी जिसका नाम था PTBT। क्या नाम था? पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। और ये क्या कहती थी? कोई भी देश केवल भूमि में परमाणु परीक्षण कर सकता है लेकिन जल और वायु में नहीं कर सकता। यदि एटॉमिक टेस्ट आपको करना है तो आप कहाँ कर सकते हो? भूमि में। लेकिन जल और वायु में परीक्षण नहीं करोगे क्योंकि इससे पर्यावरण को खतरा ज़्यादा होगा। तो भूमि में परमाणु परीक्षण हो सकता है, ये यदि कोई देश चाहे तो कर सकता है। तो ये भारत को ठीक लगी। ये संधि आई थी 1963 में, इससे पहले आई थी। भारत ने इस पर सिग्नेचर कर दिए। क्लियर है? अब NPT पर सिग्नेचर न करने का एक एफर्ट ये था कि बाद में एक ग्रुप भी बना था जिसका नाम था न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। और ये क्या कहता था? जो देश NPT पर सिग्नेचर किए हैं ना, उन्हीं को, आपने देखा होगा परमाणु डेवलपमेंट के लिए मुख्य ईंधन क्या होता है?
यूरेनियम। तो यूरेनियम, ये जो एनएसजी वाले देश होंगे, जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, इसमें लगभग 48 कंट्री है, ये उन्हीं देशों को न्यूक्लियर सप्लाई करेंगे या ईंधन सप्लाई करेंगे जो किस पर सिग्नेचर किए हैं, एनपीटी पर। अदरवाइज बाकी देशों को न्यूक्लियर सप्लाई नहीं की जाएगी, ईंधन सप्लाई नहीं होगा। लेकिन भारत ने सबसे पहले 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी की लीडरशिप में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया। पोखरण में किया पहला परमाणु परीक्षण। कहां पे किया? पोखरण। तो परीक्षण हो गया। अब इंदिरा गांधी की इससे छवि मजबूत हो गई। नेहरू जी के टाइम वो काफी मना करते थे कि नहीं, हमें तो शांति दूत बनकर ही रहना है, हमें परीक्षण नहीं करने हैं, यदि हम परीक्षण जैसी एफर्ट करेंगे तो यूएनओ में हमारी इमेज खराब होगी, वर्ल्ड वाइड हम शांति का मैसेज देना चाहते हैं, भारत एक अहिंसात्मक देश है। लेकिन इसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि हमारा एक पड़ोसी, उसने परीक्षण कर लिया। पड़ोसी कौन था? चीन। तो चीन ने परीक्षण करके अपना दावा मजबूत कर दिया और कह दिया कि हम दुनिया के पावरफुल देशों में शामिल होंगे। यदि चीन से पहले भारत इस परीक्षण को प्रायोरिटी देता तो P5 में भारत होता, लेकिन P5 में किसको डाला गया? चीन को। तो अब भारत तो इसमें हुआ ही नहीं। भारत ने पहला परीक्षण किया 74 में, तब तक ये सारे बैरियर आ गए, उससे पहले बैरियर नहीं थे। भारत चाहता तो पहले परीक्षण कर लेता, परीक्षण करता तो इस तरह के बैरियर बनते ही नहीं। अब भारत ने पहला परीक्षण तो ये किया, उसके बाद भारत पर काफी दबाव बना। इधर भारत का एक पड़ोसी जिसको लगा कि हमें भी एटॉमिक डेवलपमेंट करना, उन्होंने अपना मिशन बना लिया, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान दूसरा ऐसा देश है जो भारत के बाद सक्रिय हुआ इन P5 के बाद। एक और देश है जिसने परमाणु परीक्षण किया, वो है इजराइल। तो 8 ऐसे देश है जिन्होंने परमाणु परीक्षण किए अभी तक दुनिया में। उसमें भारत है, पाकिस्तान है, इजराइल है और 5 देश ही है जिन्हें P5 कहते हैं। तो अब तो बैरियर बन गए। चीन ऑलरेडी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन गया, वीटो पावर आ गए इन देशों के पास, और ये कहा गया कि अब कोई भी P5 देशों में तभी शामिल हो सकता है यदि ये 5 देश उसको सपोर्ट करेंगे। अभी भारत भी चाह रहा है कि वो पावरफुल देशों की लिस्टिंग में आए, लेकिन भारत का सिर्फ अपोज ये देश कर रहा है। कौन सा? चीन। और जबकि इसको यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनाने के टाइम वोटिंग हुई थी और उसमें भारत अस्थायी मेंबर था। परमानेंट मेंबर तो भारत बना ही नहीं अभी तक। उसमें अस्थायी सदस्य कौन था? भारत। थोड़ा इसको समझा ही दूं, आपके काम आएगा। यूएनओ के अंदर सबसे मजबूत एक संस्था होती है जिसे बोलते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और इसको हम बोलते हैं यूएन सुरक्षा परिषद। ये दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य संगठन कह सकते हो आप, मतलब सबसे पावरफुल जो डिसीजन होते हैं इसके पास होते हैं। इसके 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15। 5 सदस्य तो परमानेंट होते हैं, स्थायी, और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं, और उनका कार्यकाल केवल कितने साल होता है? 2 साल। अब भारत 8 बार कैसा सदस्य बना है? अस्थायी। 2, 5, 10 साल की बारी आती है भारत की, और भारत कैसा मेंबर बनता है? अस्थायी। क्लियर है? तो अस्थायी सदस्य भारत कितनी बार बना है? 8 बार। कितनी बार बना है? 8 बार। और स्थायी सदस्य जो है उसमें भारत को जाना ही भारत का ऑब्जेक्टिव है। अब स्थायी सदस्य मैंने अभी आपको बताया, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस। ये 5 सदस्य जो है इनको क्या बोलते हैं? P5। इनका कोई कार्यकाल होता ही नहीं, और इनके पास एक पावर होती है जिसे बोलते हैं वीटो पावर। मतलब कोई भी बिल इनकी सहमति के बिना पास नहीं हो सकता, और 5 की सहमति जरूरी है। यदि एक ने भी अड़ंगा लगा दिया तो बिल पास नहीं होगा। अब यहाँ 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। उस समय भारत अस्थायी सदस्य था जब चीन को ताइवान के स्थान पर किस में लिया जा रहा था? सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट दी जा रही थी। तो चीन को वोटों की रिक्वायरमेंट थी इन 15 में से। तो चीन की वोटिंग पॉजिटिव रही क्योंकि इस समय भारत अस्थायी सदस्य था और भारत ने भी सपोर्ट किया, और उस समय भारत की लीडरशिप नेहरू जी के पास थी। नेहरू जी हमेशा ये चाहते थे कि चीन को सपोर्ट मिले। चीन को क्या मिले? सपोर्ट मिले, हिंदू चीनी भाई भाई। तो चीन को हमने शामिल करा दिया। अब ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, आज हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का कौन सा सदस्य बने? स्थायी। अभी दुनिया में 4 ऐसे देश है जो दावा कर रहे हैं और वो अपने आप को G4 कह रहे हैं, और उसमें कौन है? उसमें एक देश का नाम है ब्राजील, एक का नाम है जर्मनी, एक का नाम है जापान, और एक का नाम है इंडिया, भारत। ठीक है? तो ये अपने आप को क्या कह रहा है? G4। और ये कह रहा है हम दुनिया के मजबूत देश है,
स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल केवल इन 5 देशों तक सीमित ना रहे, हमें भी मेंबर बनाया जाए। लेकिन अब इनका विरोध कौन कर रहा है? तो जनरली ब्राजील का विरोध करता है, अर्जेंटीना, ये जो जर्मनी है इसका विरोध कर रहे हैं, इटली जैसे देश, ठीक है, जापान है इसका विरोध कर रहा है, कोरिया, मतलब हिडनली विरोध होता है, डायरेक्टली नहीं होता, ये सब आपस में मिले जुले भी रहते हैं और विरोध करने के तरीके अलग होते हैं। इंडिया का विरोध तो आपको पता ही है, कौन कर रहा है? पाकिस्तान, कनाडा, वो भी इसमें शामिल नहीं है, वो भी विरोध कर रहा है क्योंकि G4 में भी उनको नहीं रखा गया। तो वो देश जो G4 में नहीं है और P5 में भी नहीं है, लगभग उनका विरोध है और उसमें से जो मजबूत देश है वो मिल गए और उन्होंने एक क्लब बना दिया और नाम रख दिया कॉफी क्लब। क्या रख दिया? कॉफी क्लब। अब ये देखो विरोध करने का तरीका क्या है, ये कहते हैं कि देखो स्थायी सदस्य तो इन 5 को ही रखो, यही 5 है जो दुनिया की पंचायती सही तरह से कर सकते हैं, इसमें ज्यादा मेंबर बढ़ाओगे तो कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, इससे अच्छा है अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर कितनी कर दो? 20। इससे कहते हैं कूटनीति। विरोध करने का तरीका कैसा रखना है? डिप्लोमेटिक रखना है, सामने से भी नहीं आए और विरोध भी हो गया। भाई इनका मोटिव यही है कि ये जो P5 देश है यही सदस्य बने रहे, दूसरे सदस्य नहीं बनने चाहिए। यदि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार हो तो विस्तार के पक्ष में तो G4 है और विस्तार के विरोध में कौन है? कॉफी क्लब। और विरोध करने का तरीका क्या है? सदस्य बढ़ाने तो कितने कर दो? 20, लेकिन यहां वही रखो जो P5 है। अब भारत का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है इसमें मेंबर बनना, लेकिन भारत को सबसे ज्यादा विरोध करके कौन दे रहा है? चीन। अब सुनिए, वापस हम वहीं आते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम ऐसे संदेश आ चुके थे, PV नरसिम्हा राव 1991 से 96 में, कि पाकिस्तान अपने देश में कुछ एटॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, पाकिस्तान से हमें हमेशा खतरा था। तो भारत ने भी अपने देश की एजेंसियों को सक्रिय किया और कहा कि भाई हम भी एटॉमिक डेवलपमेंट और करेंगे, ताकि हम दुनिया को ये समझाएं कि हम भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है। तो हमें कईयों ने चिताया कि आपने NPT पे सिग्नेचर नहीं किए, कैसे करोगे? अमेरिका विरोध करेगा, आप ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं, और यदि अब आपने विरोध किए तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका मार्केट ही तबाह हो जाए। लेकिन भारत ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए हिडनली एटॉमिक डेवलपमेंट के एफर्ट करता रहा। उसको लगा कि अभी नहीं, क्योंकि अभी यदि हमने खुलेआम किया तो हो सकता है बहुत सारी सप्लाई हमें बंद हो जाए, हमें दुनिया से मदद भी लेनी है और हो सकता है अमेरिका उसमें अड़ंगे लगाए। तो हमने क्या किया? चोरी छुपे कह सकते हो आप, ऐसा नहीं कि नहीं कहोगे, आप कहोगे हिडनली हमने इन चीज़ों को चलाए रखा, इस तरह के काम करते रहे। पोखरण में हमने हमारे जो साइंटिस्ट है उनको फौजियों की वर्दी में भेजा, एफर्ट किए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और वाजपेयी साहब ने इस पूरी एजेंसी को एज अ लीडरशिप कह दिया कि आप तो परीक्षण करो। तो हमने 11 और 13 मई 1998 को लगातार कितने परीक्षण किए? 5। और इस तरह से भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका। P5 तो था ही, इजराइल था, और अगला देश कौन सा हो गया? भारत। अब भारत बार बार यूएनओ से कह रहा था, अमेरिका से कह रहा था, P5 देशों से कह रहा था कि भाई हमें पूरा डर है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, यदि आप इनको नहीं रोकोगे तो ये हमारे हित के लिए अच्छा नहीं है और हम फिर शिकायत कर रहे हैं आपसे। तो इन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान ऐसा कर ही नहीं सकता। अच्छा, एक अच्छी सी बात ये होती है कि कोई भी एटॉमिक टेस्ट होता है तो उसकी तैयारी में 2-3 साल लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि इमीडिएट तैयारी हो जाती है। कहाँ करना है, भूमि में कहाँ जाना है, किस तरीके से करना है, क्या जगह होगी, क्या तैयारी होगी, उसका सफल होना जरूरी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि वहीं की आवाम को नुकसान हो जाए। परमाणु परीक्षण बहुत नीचे जाके किया जाता है, यदि आप उसको थोड़ा सा भी लीकेज उसमें हो गया तो बर्बादी उसी देश की है जहाँ पे होना है। तो एक लंबी तैयारी चाहिए, किसके लिए? परमाणु परीक्षण के लिए। तो हम जब बार बार शिकायत कर रहे थे कि हमारी खुफिया एजेंसियां कह रही है कि पाकिस्तान ऐसा काम कर रहा है, अमेरिका सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि अमेरिका ही पनाह दे रहा था। पनाह कौन दे रहा था पाकिस्तान को? अमेरिका। हमारे कुछ दिनों के बाद ही 28 मई को पाकिस्तान ने लगातार कितने परीक्षण किए? 5। वो तैयारी था, मतलब उसी महीने जिस महीने हमने किया, उसी वर्ष जिसमें हमने किया, उसी वर्ष किसने परमाणु परीक्षण किए? पाकिस्तान ने। अब जैसे हमने परमाणु परीक्षण किए, 13 मई को हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने चिर परिचित अंदाज में पूरी दुनिया को संबोधित किया। उनका भाषण तो आपको पता ही कैसा होता है, और उन्होंने समझाया कि भाई हमने ये जो परीक्षण किया इसका उद्देश्य किसी पे हमला करना नहीं, ये हमारी सोवरेनिटी है, ये हमारी संप्रभुता की रक्षा है।
ये हमारी संप्रभुता की रक्षा है। कोई हमारे मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता, हमारे डिसीजन हम स्वयं ले सकते हैं। और हमारी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। हमारी परमाणु नीति का मेन ऑब्जेक्टिव होगा नो फर्स्ट यूज। क्या होगा? नो फर्स्ट यूज। हम पहले किसी पे हमला नहीं करेंगे, और यदि किसी ने हमला करने का सोचा तो दुनिया की कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो हमने मैसेज दे दिया पूरी दुनिया को कि हम कैसे राष्ट्र है, सोवरन कंट्री है, संप्रभुता वाले राष्ट्र है। समझ आ रही बात? इस तरह से हमने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि भारत एक सोवरन कंट्री है। क्लियर है? कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि आप कॉमनवेल्थ के मेंबर हो। अच्छा, कॉमनवेल्थ वो ग्रुप है जो आज़ादी से पहले ब्रिटेन के राजशाही के नेतृत्व में बना, और उसमें वो सारे देश है जो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे। आज़ादी के बाद कॉमनवेल्थ का ऑब्जेक्टिव यही था कि ये देश आपस में जुड़े रहे और कई तरह के कल्चरल, कई तरह के हेरिटेज, कई तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, और आपस में एक दूसरे को सोशियो इकोनॉमिक और कई तरह के स्पोर्ट्स बेसिस पे मदद दी जाए। तो वो कोई नेगेटिव ग्रुप नहीं है। पहले भले उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और था, आज कॉमनवेल्थ का उद्देश्य यही है कि ब्रिटेन के सारे गुलाम देश मिलकर अपने साथ में म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से एक दूसरे से कभी कभी मिले, उनकी बैठक हो और वो आगे बढ़ने की रणनीति पे बात करें। तो हमने डिसीजन ले लिया, हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बने रहेंगे। हमने उससे अपने आप को दूर नहीं किया, और हमने ये भी डिसीजन लिए। अच्छा, जैसे ही हमने परीक्षण किए, अमेरिका ने हमारे ऊपर इमीडिएट रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। अमेरिका ने इमीडिएट रेस्ट्रिक्शन लगा दी। अच्छा, हमने परीक्षण कब किए? उन वर्षों में दुनिया में एक और संधि आई थी, CTBT। पहले पार्शियल थी, अब कॉन्फ्रेंसिव हो गई, मतलब व्यापक। पहले आंशिक थी, अब क्या हो गई? व्यापक। और क्या कहा? कोई भी देश अब किसी तरह का परीक्षण नहीं करेगा, भूमि में भी नहीं, जल में भी नहीं और वायु में भी नहीं। तो भारत ने इस पर भी सिग्नेचर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत को परीक्षण करने थे। क्लियर है? अब भारत कहता है जो भी संधि है ले आओ, हम सिग्नेचर कर देते हैं। हालांकि अभी तक किया नहीं है, लेकिन भारत को अब आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत की आपत्ति अपनी जगह सही है। वो कहता है भारत का ये कहना है कि ये जो देश जो P5 है या जो देश पावरफुल है, या तो वो सारे अपने परमाणु हथियारों को खत्म करें और दुनिया से सब जगह से परमाणु हथियार पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो आप उन देशों को कहो जिनके पास गैर परमाणु शक्ति संपन्न है। आप दुनिया को इक्वल नजरिए से देखो ना। आपकी नजरिए में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन आप सब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हो। आप अपने पक्ष को तो प्रायोरिटी पे रख रहे हो और दूसरों को इग्नोर कर रहे हो। तो कोई भी देश अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। तो देखो कितनी लंबी बातें हमने कर ली। कौन से टॉपिक को लेके? संप्रभुता। समझ आ रही बात? तो भारत एक सोवरन कंट्री है। दुनिया में कोई भी देश हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकता। किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर सिग्नेचर करना है कि नहीं करना, वो हमारी सोच है। किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते की पालना करनी है कि नहीं करनी, वो हमारी सोच है। यदि समझौते और संधियां लॉजिकल होगी तो भारत ने हमेशा उनका पक्ष लिया है, और समझौते और संधियां इलॉजिकल होगी तो भारत ने हमेशा उसका विरोध किया है। क्योंकि भारत हमेशा यूएनओ के आदर्शों पर चलने वाला ही देश रहा है। आ रहा है समझ में? नहीं, इस तरह से ध्यान रखना है। तो ये पहला। तो भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूपेण क्या है? स्वतंत्र है। भारत के ऊपर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है। यहां लिख दो, भारत तार्किक, लॉजिकल अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों को मानता है। तार्किक अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को, ट्रीटी और एग्रीमेंट जो होते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट जो लॉजिकल है, उनको भारत मानता है। तार्किक अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को मानता है। ठीक है, जो लॉजिकल इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट है उसको तो भारत क्या करता है? मानता है। अतार्किक संधि या समझौतों की अवहेलना करता है। अतार्किक संधि या समझौतों की अवहेलना करता है। अवहेलना करता है। क्लियर है? जो लॉजिकल ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, उसको तो भारत स्वीकार करेगा। जो इलॉजिकल ट्रीटी या एग्रीमेंट है उसको भारत क्या करेगा? अस्वीकार करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगली लाइन में लिखो। अब कौन से शब्द पे आएंगे हम? समाजवादी।
यहाँ लिख दो, जैसे जैसे लिख दो, एग्जाम्पल भी लिख देना नीचे, जैसे एनपीटी सीटीबीटी पर भारत ने सिग्नेचर नहीं किया, याद रहेगा। आगे डिटेल कहीं बताऊंगा मैं, फॉरेन रिलेशन की बातें करूंगा तब, एनपीटी और सीटीबीटी। अच्छा, ये भी पॉलिटी है, लेकिन ये कौन सी पॉलिटी है? इंटरनेशनल पॉलिटी, जो हम पढ़ रहे हैं ना, यूएनओ वगैरह, ये भी हमारे कोर्स में आता है। पॉलिटी को मैंने आपको पहले ही बताया, फंडामेंटल पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और इंटरनेशनल पॉलिटी। काफ़ी बड़ा विषय है, मेंस मुख्य परीक्षा में सीधा सीधा 75 मार्क्स का अप्रोच है पॉलिटी का, तो ये सारी चीज़ें कवर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल एफर्ट क्या होते हैं? सीधी सी बात है कि हम हमारे घर के बाहर दुनिया के साथ जो भी सोचते हैं उसे हम इंटरनेशनल एफर्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा घर जो है वो किसी मोहल्ले में है, और मोहल्ले का नाम है शांति नगर। क्या नाम है? शांति नगर। तो हमारे मोहल्ले में मान लीजिए हम कायदे से उस पूरे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले और सबसे ज़्यादा बीघा वाले हैं। हमारे पास एरिया भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। अब हमारे पास छोटे एरिया वाले कुछ लोग हैं, जैसे नेपाल है, जैसे आसपास घर है भूटान है, जैसे बांग्लादेश है, जैसे अफ़गानिस्तान है, थोड़ा सा और बड़ा है जो हमसे ही निकला हुआ, कौन सा? पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, ठीक है। थोड़ा हमसे भी बड़ा कौन है? चीन है, ठीक है। थोड़े इधर हमारे आसपास कई ऐसे देश है जो दूसरी गली में रहते हैं, तो दूसरी गली में रहते हैं, हमारे पीछे वाली गली में, ठीक है। ये हमारी गली है। अब हमारी गली में हम देखें तो भारत सबसे बड़ा ब्रदर है, बिग ब्रदर। भारत क्या है? बिग ब्रदर। सबसे अच्छी इमेज किसकी है? भारत की। भारत ये भी सोचता है कि सब पास के हैं, नेबरहुड फर्स्ट, पहले पड़ोस, ये भारत की सोच है। थोड़ा आगे पिछली गली के लिए भारत की पॉलिसी है एक्ट ईस्ट इंडिया। क्या है? एक्ट ईस्ट इंडिया। भारत कई तरह की नीतियां बनाता है अपने पड़ोसियों के लिए। भारत की चाइना के साथ भी कई तरह की पॉलिसीज है। अब चाइना इतना बड़ा है कि उसका व्यापार हमारे देश से तो होके निकलेगा ही निकलेगा, हमारा भी व्यापार वहाँ जाएगा, तो द्विपक्षीय बाइलेटरल ट्रेड है, दोनों के साथ व्यापारिक संबंध है। लेकिन अब ये जो देश है ना, जनरली कोई घर अच्छा होता है, लोग अच्छे होते हैं, अप्रोच ठीक होती है, डेवलपिंग फेज का होता है, तो पड़ोसी ये सोचते हैं कि यार ये विकास क्यों कर रहा है, तो पड़ोसी सीधा आके आपसे युद्ध नहीं करते। हाँ, कुछ पड़ोसी सीधे युद्ध करते हैं, कुछ पड़ोसी क्या करते हैं? सीधे युद्ध करते हैं। अब ये जो पड़ोसी है ये मक्कार है, बहुत मक्कार पड़ोसी है। मक्कार होते ही है, कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जो सोच में नेगेटिव होते हैं। अब इस पड़ोसी की क्या आदत है? ये कभी कभी हमारी इस बाउंड्री में कूद कर आता है और सूतली बम फोड़ के चला जाता है। तो जैसे हमें हमारा पड़ोसी परेशान कर सकता है, वैसे ये परेशान कर लेता है। तो इस पड़ोसी की आदत है कई तरह से इसकी सोच क्या है कि ये जो हमारे पार्ट है, ऊपर का एक बड़ा सा पार्ट है जो हमारा मुकुट है, ये चाह रहा है कि खूबसूरत मुकुट जो है ना ये हमसे चुरा ले। तो इस चक्कर में वो क्या करता है, बस वो ये समझ लो कि जैसे हमारे घर के पास एक छोटा सा एरिया है और वहाँ से झील की अप्रोच है। वहाँ से किसकी अप्रोच है? झील की। तो वो एरिया बहुत खूबसूरत है, हम भी नहीं छोड़ सकते, हमारा मुकुट है वो। और वो सोच रहा है क्यों ना मैं भी इसको हथिया लूँ ताकि मैं आराम से शाम के टाइम मस्ती से बैठकर झील का आनंद लूँ। क्लियर है? लेकिन चूंकि इस चक्कर में इन्होंने झील पर बने हुए उस एरिया की वाट लगा दी है। वो एरिया इतना खूबसूरत है जैसा स्विट्जरलैंड हो सकता है, लेकिन लड़ाई की वजह से वहाँ के लोग, वहाँ की एफर्ट सब मुश्किल हो गए हैं। अब होता क्या है, ये जो पड़ोसी है किसी न किसी रूप में हमें परेशानी कर रहा है। बीच बीच में इसके हौसले बुलंद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी गली से दूर जाके कहीं बड़े मोहल्ले में एक देश रहता है जिसका नाम है अमेरिका। क्या नाम है? अमेरिका। और वो इसको कहता है कि बेटा तू लड़ाई कर, ठीक है, तू लड़ाई कर, तू इससे लड़, किसी से भी लड़, तू दुनिया में सबसे लड़, क्योंकि तू हमारा है। और तुझे जहां भी दिक्कत आएगी, पैसे की आएगी, फंडिंग की आएगी, हम तुझे मदद करेंगे। मतलब ये बहुत डिप्लोमेटिक कंट्री है और ये बिन पैंदे का लोटा है जिसका नाम है अमेरिका। ये किसी का सगा नहीं है, इसने हमेशा अपनी डिप्लोमेसी को फर्स्ट रखा है। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि दुनिया लड़ेगी तो मेरे को लोग पूछेंगे भाई अंतर्राष्ट्रीय पंचायती कब होगी? जब मेरी डॉलर की वैल्यू होगी, मेरे गुड्स और सर्विस की वैल्यू होगी, मेरी पॉलिसीज की वैल्यू होगी, पूरी दुनिया में उसकी करेंसी अपने आप में प्रायोरिटी मानी जाएगी जिसके बिना दुनिया चल नहीं सकेगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि दुनिया में कन्फ्लिक्ट होंगे तो दुनिया आएगी यूएनओ जैसे मंच पर या आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, और सब में सबसे बड़ा पंच कौन है? अमेरिका। लेकिन है ये बिन पैंदे का लोटा, कभी इधर कभी उधर, इस तरह से लुढ़क जाता है। अब हमारे पड़ोस में ऊपर एक देश है जिसमें छोटी आंखों के लोग रहते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी आंखें।
ठीक है, गोरे से, छोटी आंखों वाले। अब ये क्या है, ये बदमाश है, ये हर रूप में बदमाश है, ये बहुत डेंजरस है और ये ड्रैगन जैसे हैं। इनका कोई भरोसा नहीं कि हमारा ध्यान इधर हटा और ये हमारे एरिया में आके खड़े हो गए और हक जता दिया ये तो मेरा है। और फिर चूंकि हम हमेशा शौर्यता और वीरता के प्रतीक रहे हैं, फिर हमें गुस्सा आता है, हम पहले समझाते हैं, नहीं मानता तो हम इससे लड़ते हैं और ये कुछ नहीं, लड़ते समय आंखें दिखाते हुए पीछे आ जाता है, हालांकि आंखें दिखती ही नहीं है, फिर पीछे आ जाता है। तो ऐसे कई इशू इसके साथ हमारे होते रहते हैं। एक बार तो डायरेक्टली हमें इससे वॉर भी करनी पड़ी। क्लियर? पड़ोसी है, ये बेचारे वैसे इससे तंग है, भूटान इससे तंग है, नेपाल इससे तंग है, लेकिन नेपाल मूर्ख है, ये कह सकते हैं, कभी कभी इसके बहकावे में आ जाता है। क्लियर है? इस तरह की बातें हम सोच सकते हैं। तो ये जो देश है ये हमारे पड़ोसी है। फिर यहाँ एक देश है जो इस्लामिक स्टेट है, बांग्लादेश, ये इससे बहुत परेशान हुआ, इसने इसको इतना परेशान किया, पता नहीं इनको ये लगता था कि ये जो लोग हैं ये कुछ अलग ही है और इनको डोमिनेट करो। तो हमारे देश के एक प्राइम मिनिस्टर ने इनको सपोर्ट किया और इसको कॉपरेट करके अलग से एक ऑटोनोमस कंट्री के फॉर्म में बनवाने में मदद की। ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। ये श्रीलंका खुद है ना, ये कभी कभी इसका भी कोई भरोसा नहीं है, ये कई बार छोटा सा देश होते हुए कई मुद्दों में इन जैसे देशों की बातों में आ जाता है। अब जब भारत और श्रीलंका के बीच कुछ कन्फ्लिक्ट हुए, कुछ मामलों पे हुए, जैसे एक आतंकवादी संगठन था लिट्टे, उसको हमने, श्रीलंका ने जिस तरह से उसका दमन किया उसको हमने ह्यूमन राइट्स का एबोलिशन माना और यूएन में श्रीलंका के खिलाफ हमने वोटिंग भी की। तो श्रीलंका कई छोटे मोटे मसलों से हमसे नाराज था, तो श्रीलंका ने इस वजह से भारत से थोड़ा सा दूरी बनाई और ये कहा कि अब भारत का दुश्मन कौन है उसको हम वेलकम करेंगे। लेकिन इस अनजाने एफर्ट में उसने उसको वेलकम किया जो दुनिया में ड्रैगन के नाम से पॉपुलर है। तो एक हम्बन टोटा करके बंदरगाह है जहाँ पे ये आ चुका है और श्रीलंका को कह रहा हम तुम्हें मदद करेंगे, जबकि ये देश किसी का सगा नहीं है। इसको जब भी मौका मिलता है इसने ताइवान, तिब्बत, हांगकांग, दुनिया में जितने देशों के हम नाम लोगे, चाहे जापान हो, चाहे रशिया हो, चाहे इंडिया हो, ठीक है, हर देश को इसने परेशान किया है। किसने? चीन है। हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस ये नहीं है कि इसने तो जब भी हमारे आसपास आने की सोची हमने लताड़ ऐसी लगाई कि भागा है और इसको हमने हमेशा हराया है। कभी कभी तो हम इसके एरिया तक घुस गए हैं और फिर इसके हाथ जोड़ने से, घुटने टेकने से हमने इसको माफ़ किया और वापस इसके क्षेत्र को इसको दे भी दिया। तो ये हमारी महानता को प्रदर्शित करता है। लेकिन हमें ज़्यादा दिक्कत इस देश से, तो ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं ना, इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पंचायती। क्या बोलते हैं इसे? इसको फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। अब भारत चाइना रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन है, भारत अमेरिका रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन है, भारत जापान रिलेशन, भारत पड़ोसी देशों के साथ संबंध, भारत रशिया रिलेशन। जैसे अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, वो रशिया गए हुए हैं और कई मामलों पे हमारी वार्ता चल रही है और रशिया ऑलरेडी युद्ध में इन्वॉल्व है। उसके बाद भी रशिया की बाइलेटरल कई तरह के कॉन्सेप्ट है जिसके साथ भारत की बातचीत हो रही है। तो हमें एक मजबूत टीम चाहिए जो वर्ल्ड कम्युनिटी की पंचायती में हमारी डिप्लोमेसी को बहुत मजबूती से रखे और हमें डीहाइफिनेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करे, मतलब जो हमारे साथ जैसा उसके साथ हम वैसे। जैसे हमने चीन के लिए उदारता दिखाई, चीन ने हमेशा हमारी पीठ में छुरा घोंपा। हमने कहा हिंदू चीनी भाई भाई, चीन ने कहा मैं हूं कसाई। चीन ने हमेशा ये कहा, चीन ने हमेशा परेशान किया। हमने पाकिस्तान के लिए हमेशा ये सोचा कि हम बड़े भाई हैं और ये हमारा छोटा भाई है, बदमाश हो गया है तो इसको कभी कान पकड़ के समझा देंगे। अभी जो भी कर रहा है, जब भी डायलॉग की बात आई, बातचीत की बात आई, हमने हमेशा आगे कदम रखा। प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मोदी साहब ने जितने भी हमारे पड़ोसी देश है, साउथ एशिया बोलते हैं, इनका एक एसोसिएशन है, संगठन है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसको सार्क कहते हैं। इन सारे देशों को भारत में बुलाया गया, इनको निमंत्रण दिया शपथ समारोह में। पाकिस्तान से अच्छे संबंध करने के लिए मोदी साहब ने प्रतिज्ञा ले ली कि भाई पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे होने चाहिए। वहाँ के प्रधानमंत्री से बातचीत हुई, पाकिस्तान की यात्रा भी हुई, शॉल और साड़ी एक्सचेंज की गई, ठीक है, माता के लिए शॉल और पत्नी के लिए या बेटी के लिए साड़ी, इस तरह से चीज़ें, या माता के लिए साड़ी या शॉल, जो भी कहो। कायदा ये था कि बस संबंध बढ़े, किससे? पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान बाज आने वाला कहाँ, पहले पठानकोट किया, फिर उरी किया और फिर पुलवामा किया। तो साफ तौर पे उसने संकेत दे दिया कि हमारा टेररिज्म के साथ गहरा नाता है, हम आतंकवादी है और हमारा कोई मजहब नहीं है, हम सिर्फ आतंक के मजहब से टेररिस्ट ग्रुप के साथ इन्वॉल्व है। इस वजह से वो हमें परेशान करता रहता है। अब कश्मीर मसला जो है वो आज का नहीं, कश्मीर तो कब का ही सॉल्व हो चुका है, लेकिन उनके जहन से वो कश्मीर जा नहीं रहा है। इस चक्कर में कश्मीर के एफर्ट पे यदि हम बात करें, पाकिस्तान की आवाम को यदि समझाया जाए तो पाकिस्तान की
जो हुक्मरान है पाकिस्तान की, जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान की जमहूरियत को, लोकतंत्र को परेशान कर रही है। रीजन क्या है? सीधा सा मुद्दा यह है कि यदि आज वो सिर्फ अपने डेवलपमेंट पे फोकस करे तो पाकिस्तान कहां का कहां पहुंच जाए। आज इंडिया दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आ चुका है, लेकिन पाकिस्तान की हालत जस की तस है। क्लियर है? तो ये बातें हमें समझनी बहुत जरूरी है। इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। तो पॉलिटी का चौथा पार्ट है फंडामेंटल पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी और इंटरनेशनल पॉलिटी। और ये बहुत मजेदार है। कौन सी? इसको जब बच्चा पढ़ने लग जाए ना तो उसका मतलब, कई बच्चे ऐसा बोलते भी है कि सर अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतने मजेदार लगते हैं कि उसका कोई आर्टिकल आ जाए, उससे रिलेटेड कोई बात आ जाए, बस भूख इतनी जग गई है उसको समझने की कि शांति नहीं हो रही है। कोई आर्टिकल आए, मैं फटाफट जी बाहर निकाल के लपक जाता हूं। नहीं आई बात समझ में? मतलब इंसान का क्रेज बढ़ जाए ना किसी विषय के लिए तो फटाफट वो सोचता है कैसे इसको पूरा करूं। तो ऐसा टॉपिक है कौन सा? इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ही मजेदार है। आप समझो, भारत चाइना की पूरी हिस्ट्री पढ़ो ना आप, कैसे संबंध शुरू हुए, नेहरू के टाइम कैसे थे, इंदिरा गांधी के टाइम कैसे थे, मोदी के टाइम कैसे हैं, वाजपेयी के टाइम कैसे थे, मनमोहन सिंह साहब ने कैसे आगे बढ़ाया, सारी चीजें देखो आप। क्लियर है? और ये समझदारी है, जब इंसान पढ़ता है तो उसे अप्रोच में आती है चीजें। स्टेट से बढ़कर आता है नेशनल, और नेशनल से भी ऊपर जाता है इंटरनेशनल। पूरी दुनिया में कौन से देश कहाँ है, यूएनओ क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, डब्ल्यूटीओ क्या होता है, G20 जिसकी अभी काफ़ी चर्चा है क्योंकि इंडिया में उसका कॉन्फ्रेंस है, तो G20 क्या होता है, उसमें कौन से देश है, दुनिया में जितने भी मजबूत देश है, दुनिया की आबादी का 2/3 हिस्सा क्या कहलाता है? G20। उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली उदयपुर में भी G20 के शेरपा मतलब ये होता है कि जो मेन लीडर होते हैं उनके एसोसिएट लीडर क्या कहलाते हैं? शेरपा। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर या नीति आयोग का CEO या ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको अपॉइंट किया जाता है कि आप मीटिंग की सारी तैयारियों को देखो कि मीटिंग अच्छी होगी, उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, उसको क्या बोलते हैं? शेरपा। एक G20 में शब्द होता है ट्रॉइका। जिस देश में सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हो चुका है और उससे पहले वाला, 3 देशों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ट्रॉइका। जैसे इटली में हो चुका था, इंडोनेशिया में हो रहा है और भारत में होने वाला है, तो ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? ट्रॉइका। कई तरह के नाम आते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट हमारा बढ़ जाता है। अब G20 में आप जब दुनिया के नक्शे को देखोगे तो इधर सबसे ऊपर देश है कनाडा, इधर है USA, इधर है मैक्सिको। ये तीनों देश शामिल है, यानी पूरे नॉर्थ अमेरिका से कितने देश है? 3 बड़े देश, तीनों शामिल है। साउथ अमेरिका से 2 बड़े देश हो सकते, एक तो ब्राजील और एक अर्जेंटीना। तो कितने देश हो गए? 5। विडंबना है कि पूरी अफ्रीका से बड़ा देश एक ही लिया जा रहा है, कौन सा? साउथ अफ्रीका। तो कितने हो गए? 3, 2 और 1, कितने हो गए? 6। यूरोप काफी छोटा है। अब देखो यूं बिल्कुल, जहां से मुझे लगता है यूरोप बहुत छोटा है, ठीक है, तो ये यूके लिया जा रहा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, यूके हो गया, टर्की। कितने देश हो गए? 5। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है लेकिन पूरा लिया जा रहा है, न्यूजीलैंड को नहीं लिया जाएगा जो उसके पास है, ठीक है। फिर इधर बात करें तो रशिया, चाइना, इंडिया, ठीक है, जापान, कोरिया। कोरिया मतलब साउथ कोरिया, उस बदमाश कोरिया का नाम मत लेना, वो खतरनाक वाला। कौन सा वाला? नॉर्थ कोरिया। पूरी दुनिया से कटा हुआ है, पूरी दुनिया से कटा हुआ है, ठीक है। फिर आगे बढ़े थोड़ा, यहाँ पे आ जाए सऊदी अरब। ये थोड़ा बड़ा देश है, कौन सा देश? सऊदी अरब। तो लगभग कितने हो गए? 3, 2, 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और ये कितने हो गए? 6, 18, ठीक है। एक पूरा यूनियन इसमें शामिल है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। कौन सा यूनियन है? यूरोपियन यूनियन। तो फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, टर्की हो गया, यूके हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। एक और देश है नीचे, ये हमारे भारत से थोड़ा इधर चले जाएं, इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। अब ये दुनिया के सारे बड़े देश है, और सारे बड़े देश यदि भारत आते हैं कितनी बड़ी बात है, सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव। और अभी G20 की शुरुआत का एफर्ट शुरू हो चुका है इंडिया से, क्योंकि अब इंडोनेशिया के बाद अगला मेजबान कौन है? भारत।
तो भारत इसकी तैयारी में लग चुका है। उदयपुर में भी इसके कुछ एफर्ट है। अभी कुछ दिन पहले अखबारों में आया था कि उदयपुर के अंदर जो सिटी पैलेस, लेक पैलेस, ये होटल वाला लीला जो ग्रुप है, फिर कुंभलगढ़ वाला क्षेत्र, यहाँ पर G20 से रिलेटेड जो भी ग्रुप्स आएंगे उनका सेटिंग होगा, कॉन्फ्रेंस का एक एफर्ट होगा, लेकिन मेन सम्मेलन जो है वो दिल्ली में ही होगा। तो इस तरह की कई बातें चल रही है, तो ये हमें पढ़नी चाहिए जब अखबारों में आए कि G20 हो रहा है। अब G20 मतलब दुनिया के सारे बड़े देश, ऐसा एक भी बड़ा देश नहीं है जो इसके दायरे से बाहर है। तो पूरी दुनिया की GDP का 85%, यानी पूरी दुनिया के पास यदि 100 रुपए का उत्पादन है तो 85 रुपए का उत्पादन इन 20 देशों के पास है। और बाकी देशों के पास, क्योंकि इसमें एक समूह भी डाला हुआ है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन, बाकी सभी देशों के पास दुनिया का 15% ही GDP है। 80% दुनिया का व्यापार इन देशों से रिलेटेड है और दुनिया की 66% पॉपुलेशन इन देशों से रिलेटेड है। इतना बड़ा ग्रुप है जिसका क्या नाम है G20, और 2008 से लगातार इसके कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। भारत पहली बार इसकी मेजबानी करेगा, कितनी बड़ी बात है। तो जब हम पढ़ते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ट्रॉइका क्या होता है, शेरपा क्या होता है, कॉन्फ्रेंस कैसे होते हैं, कब से स्टार्ट हुआ है, G20 का ऑब्जेक्टिव क्या है, G20 के फीचर्स क्या है, इंडिया का इसमें प्रेजेंटेशन क्या है। अभी G20 इंडिया में हो रहा है, वर्ल्ड वाइड इससे इंडियन डिप्लोमेसी को कितना सपोर्ट मिलेगा, भारत की साख कितनी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद लीडरशिप कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि G20 का कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे से हो, पूरी दुनिया का वेलकम करने के लिए भारत तैयार है। तो ये बहुत बड़ा आयोजन है। इस बार आयोजन की मेजबानी किसको मिल रही है? भारत को। तो ये ऐसे पढ़ते हैं हम, देखो एक शब्द से हम कितना आगे चले गए, यानी संप्रभुता, भारत के पास पूरी सॉवरेनिटी है पूरी दुनिया में। क्लियर है? नेक्स्ट, समाजवादी लिखिए।